मैं बागियों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर वो उनकी नहीं सुनते थे तो उन्होंने क्यों आवाज़ नहीं उठाई। पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनके क्षेत्र में देखिए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, मैं ऊना की बात करूंगा क्योंकि ऊना विधानसभा से मैं इलेक्शन लड़ता रहा, और बागियों ने और भी बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए कि ये तो मित्रों की सरकार है, मित्रों की सरकार है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सतपाल सिंह रायजादा से भी कोई बड़ा मित्र था उनका? क्या सतपाल रायजादा को उन्होंने कोई लाभ का पद दिया सरकार में? ऐसी बात नहीं होती है। संगठन जब कोई चलता है तो संगठन में किसी को एमएलए के लिए टिकट मिल जाती है, जिनको टिकटें नहीं मिलती हैं उन्होंने भी काम किया होता है, उन लोगों को भी एडजस्ट करना होता है। पार्टी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया होता है, उन्होंने त्याग किया होता है। वो सीटें वर्कर्स के लिए होती हैं, एमएलएज के लिए नहीं होती हैं। अब आप इस चीज़ के लिए आप जब किसी जगह से टिकट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 10 टिकटार्थी होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक को टिकट दे दी तो उसके बाद वो जितने भी दूसरे लोग हैं तो उनको ख़त्म कर दिया जाता है। इस संगठन को भी चलाना है और संगठन को चलाने के लिए सभी को उसमें मौका दिया जाता है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये किस तरीके से आप कह सकते हैं कि सुक्खू जी ने प्रताड़ित किया। 1 महीना ये जिन होटलों में रहे उनके बिल किन्होंने दिए, और आप हवाई दौरे करते रहे, उसका खर्चा कौन करता थे? आप 1 महीने बाद आए, आपको बीजेपी ने टिकटें भी दे दी, और मैं तो ये बोलना चाहूँगा इंडिपेंडेंट्स को भी टिकटें दे दी जिनका अभी तक वो खुद एमएलए हैं, अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार भी नहीं हुआ। तो इसके पीछे लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है, ये कोई दूसरा प्रदेश नहीं है। हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ पे एजुकेशन जो है वो एजुकेशन का जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर है दूसरे प्रदेशों से। सो लोग सब जानते हैं। आप देखिए ओपीएस की बात करते थे कि ओपीएस कोई नहीं दे सकता। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने आते ही ओपीएस दिया, उसके बाद 1500 भी दिए, और एक सबसे बड़ी जिसका वादा भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने नहीं किया था, वो एक मंशा जो है सरकार की, एक सोच जो है वो बहुत बड़ी है कि जो बच्चे हिमाचल प्रदेश में अनाथ हैं, जिनका ना माँ है ना बाप है, उसका माई बाप बन के सरकार उभरी और उन्होंने उनको एक तरह से अडॉप्ट किया, और आज उनका सारा खर्चा जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार मुख्यमंत्री है। जब लूट घसूट जो लोग कर रहे थे उनको जब उसका मौका नहीं मिला, उसको रोका गया है, तब वो लोग जो है वो उन्हीं लोगों से मिले जैसे जिनकी विचारधारा थी, वैसे ही लोगों से मिले, और उन्हें मिल के एक ऐसा षड्यंत्र रचा हिमाचल प्रदेश में के इतिहास में। लेकिन भगवान, तब उन्होंने, जयराम जी ने वहाँ पे बोला था कि अब इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता। तो देखा आपने 2 घंटे बाद ही परिस्थितियाँ बदल गई। जब लोग हंकारी हो जाते हैं, जब लोग ऐसा सोचते हैं कि वो भगवान से ऊपर हो गए हैं, तब उनको उसका जवाब मिलता है, और ये जवाब पहले भी मिल चुका है, आने वाले इलेक्शनों में इनको भी जवाब। सबसे पहले तो बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस भी कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी, हमारी लड़ाई जो है इस वक्त जो अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने विधायकों की जो खरीदो फरोख्त की, जिस तरीके से ये नंगा नाच हुआ पैसे का यहाँ पे, तो हमारा एक ही मकसद है कि जो हमारी 6 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, सबसे पहले इनको जीतना, और इसके साथ साथ लोकसभा की जो 4 की 4 सीटें हैं उसको हम मजबूती से लड़ेंगे, और इस बार डेफिनेटली जो है वो 4 की 4 सीटें जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की लेकर आएंगे। साथ में जो 6 विधायक हैं वो भी हम दोबारा जो है जो 40 की हमारी वो थी पहले वाली, वो ही स्थिति 40 की वो लेके आएंगे। और इसमें मैं एक ही बात बोलूँगा कि 20 साल से अनुराग ठाकुर जी जो इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इससे पहले धूमल जी भी एमपी रहे हैं, और ज़्यादातर इसी परिवार ने जहाँ से संसद में वो रहे हैं। और इस दफ़ा हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से आपदा आई, लेकिन हमने देखा कि संसद में ना तो अनुराग जी ने आपदा का कोई मुद्दा उठाया, ना वो नरेंद्र मोदी जी से कोई पैसा दिलवा सके आपदा में,
और हमने जो गारंटियां हैं वो अपनी पूरी की। गारंटियां पूरी करने के बाद जैसे ही हमने 1500 की भी गारंटी पूरी की तो ये लोग चुनाव आयोग में गए और 1500 रुपया जो महिलाओं को मिलना था उसकी बीच में रुकावट डालने की कोशिश जिस तरीके से इन्होंने की है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपदा में आप हिमाचल के लोगों को फ़ायदा नहीं दे सके, लेकिन आपके पास पैसा जो है विधायकों को खरीदने के लिए है। अगर महिलाओं को 1500 रुपया जाता है उसकी आप बीजेपी के लोगों को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन विधायक खरीद कर सरकार गिराने की जिस तरीके से कोशिश हुई है, जो आम जनता में जो मैसेज जो है ये बहुत गलत गया है बीजेपी के प्रति। और हमें उम्मीद है कि लोग जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं और हम 4 की 4 जो है लोकसभा की और 6 जो है विधानसभा की सीटें निश्चित तौर पर ये जीतेंगे इस बार। चाहता हूँ कि बार बार एक ही बात करते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी को वोट डालेंगे, मोदी जी को वोट डालेंगे। आप ये बताइए कि जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी तो इसकी आवाज़ किसने उठानी थी? एक सांसद ने उठानी होती है वो आवाज़ संसद में। अगर आप हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए अगर आवाज़ ही नहीं उठाते हैं, जब हिमाचल प्रदेश की जनता मुसीबत में थी उसकी आवाज़ नहीं उठाते हैं, और जब इलेक्शन आते हैं आप मोदी जी के चेहरे की बात करते हैं, और इसके साथ मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि अब फिर वो हेलमेट क्यों बांट रहे हैं? जगह जगह उन्होंने हेलमेट बांटे। अगर इतना ही भरोसा है उनको कि यहाँ के लोग, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के लोग बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है हमारे क्षेत्र की जो आवाज़ उठाएगा वही यहाँ से जीत कर जाएगा। और मैं बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कहूँगा कि एक बात तय है कि हम इस चुनावों में संसद की जो 4 की 4 सीटें हैं वो जीत कर आएंगे, कैंडिडेट कोई भी होंगे, क्योंकि कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुका है। हम सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुका है। जहां कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुका होता है, जहां क्योंकि लड़ाई तो कार्यकर्ता लड़ते हैं, और कार्यकर्ताओं के मन में एक बात आ गई है कि ये तानाशाह लोग हैं और इस तानाशाही को हराने की जो आवाज़ उठेगी, आपने देखना हिमाचल प्रदेश से उठेगी। तख्त भी बदल जाएंगे, ताज भी बदल जाएंगे और राज भी बदल जाएंगे।